स्टैंडी टेक में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरे विचार के साथ करते हैं, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन सभी जुझारू छात्रों के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत ही प्रेरक शुरुआत। बिल्कुल। और आज का जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास और दिलचस्प है। हम उस दस्तावेज के पन्ने पलटने वाले हैं जिसे देखकर मतलब अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारतीय संविधान। जी हाँ, इस विशाल किताब में 395 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर किसी भी छात्र को घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक है। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इस पूरी किताब को रटना बिल्कुल नहीं है। मिशन ये है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जो वीआईपी अनुच्छेद है ना, उनको एकदम मजेदार और आसान तरीके से डिकोड किया जाए, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। सही कहा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सफलता का रहस्य सिर्फ घंटों तक किताबें पढ़ते रहने में नहीं है। तो फिर किसमें है? असली रहस्य स्मार्ट स्टडी में छिपा है। 395 अनुच्छेदों को एक सिरे से रटने की कोशिश करना मतलब ऊर्जा की भारी बर्बादी हो सकती है। असल कौशल परीक्षा के पैटर्न को समझने में है। यानी परीक्षक क्या पूछना चाहता है वो पकड़ना। एग्जैक्टली। परीक्षक का ध्यान कुछ विशेष अनुच्छेदों पर ही सबसे ज्यादा जाता है। जब उस पैटर्न की पहचान हो जाती है ना, तो ये अनुच्छेद सिर्फ याद करने वाले नीरस नंबर नहीं रह जाते, बल्कि देश की व्यवस्था को चलाने वाले एक तार्किक ढांचे की तरह दिखने लगते हैं। एक सिस्टम की तरह। हाँ, स्मार्ट स्टडी का अर्थ ही यही है कि तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे के कारणों को गहराई से समझा जाए। तो इस तार्किक ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले देश की भौगोलिक और राजनीतिक नींव पर नजर डालनी होगी। मतलब शुरुआत होती है भाग 1 से, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसे हम एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार या एक विशाल घर की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा घर जहां बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं और वो कमरे हमारे राज्य हैं। एकदम सही। अब इसी घर में कभी कभी बदलाव की जरूरत भी पड़ती है, तो अनुच्छेद 3 को इस घर का रेनोवेशन कहा जा सकता है। रेनोवेशन, हाँ, ये सही शब्द है। अगर घर के अंदर किसी नए कमरे का निर्माण करना है, या किसी कमरे की दीवार खिसकाकर उसकी सीमा बदलनी है, या फिर किसी कमरे का नाम बदलना है, तो ये सारा काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है। लेकिन इस रेनोवेशन की प्रक्रिया में ना परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अच्छा, कैसा ट्रैप? परीक्षक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि किसी राज्य का नाम या सीमा बदलने के लिए क्या उस राज्य की सहमति अनिवार्य है। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और इसका तार्किक जवाब ये है कि संसद राज्य से राय तो मांगती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। मतलब राय पूछ ली पर मर्जी अपनी ही चलेगी। बिल्कुल। यानी इस घर का जो मुखिया है, जो कि संसद है, अंतिम फैसला उसी का होता है। सही है। अब घर बन गया, कमरे तय हो गए, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि इस घर में रहेगा कौन। और यहीं पर अनुच्छेद 5 से 11 की भूमिका आती है, जो नागरिकता तय करते हैं। सिटीजनशिप। हाँ, ये अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि भारत नामक इस विशाल घर का वैध सदस्य कहलाने की शर्तें क्या हैं। हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा सीएए। हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जी, इसके कारण नागरिकता का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। परीक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 विशेष रूप से ये तय करते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे छीनी जा सकती है। और संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत ही मिलता है। बिल्कुल सही। अब जब घर बन गया, सदस्य भी तय हो गए, तो उन सदस्यों को कुछ सुपर पावर देने का समय आता है। सुपर पावर यानी हमारे मौलिक अधिकार। जी, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। ये किसी भी प्रतियोगी छात्र का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। समानता और अवसर की बात करें तो अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि कानून के सामने सब समान है। और 15 स्पष्ट करता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे ज्यादा चमकने वाला अनुच्छेद 16 है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है।
क्योंकि ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है। बिल्कुल, मतलब सबको बराबरी का मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में। अवसर की समानता के साथ साथ एक ऐसा अनुच्छेद भी है जिस पर परीक्षकों की नजर हमेशा टिकी रहती है। अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत। एकदम सही। समाज से छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करने का यह प्रावधान परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत यह है कि ये एक एब्सोल्यूट अधिकार है, यानी किसी भी परिस्थिति में छुआछूत को सही ठहराया ही नहीं जा सकता। कोई अपवाद नहीं है इसका। कोई अपवाद नहीं। इसके बाद जब स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 19 बोलने की आजादी देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन परीक्षा में अक्सर इसके अपवाद भी पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये आजादी असीमित नहीं है। इस पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर रोक लगाई जा सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें अब प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल हो चुका है। और जीवन जीने के इसी अधिकार से बच्चों का भविष्य भी गहराई से जुड़ा है। हम अनुच्छेद 21A को कैसे भूल सकते हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। बिल्कुल, ये शिक्षा की ताकत को दर्शाता है। और बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए ही अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। हाँ, 23 मानव तस्करी और बेगार पर रोक लगाता है। बेगार मतलब बिना पैसे के जबरन काम करवाना। सही कहा। जबकि अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में काम करने से रोकता है। ये दोनों अनुच्छेद शोषण के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल बनते हैं। आगे चलकर अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। मतलब हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आजादी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई सरकार या संस्था इन सारी सुपर पावर्स को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? और यहीं पर अनुच्छेद 32 की ग्रैंड एंट्री होती है, जिसे हम संविधान का वारंटी कार्ड कह सकते हैं। वारंटी कार्ड बिल्कुल सटीक तुलना है। अगर कोई भी अधिकार काम नहीं कर रहा है या छीना जा रहा है तो ये वारंटी कार्ड लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इसी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जी, ये सिर्फ एक कथन नहीं है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है। बिना इस संवैधानिक उपचार के बाकी सारे अधिकार महज कागज के टुकड़े बनकर रह जाते। सही बात है। और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जो अधिकारों को लागू करवाती हैं। अधिकारों की इस लंबी चर्चा के बाद अब हमें संविधान के भाग 4 की ओर रुख करना चाहिए, जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व मौजूद हैं, यानी DPSP जी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अगर DPSP को बहुत ही सरल भाषा में समझा जाए ना तो ये सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट? हाँ, मतलब संविधान बनाने वालों ने सरकार को एक लिस्ट थमा दी कि देखो, जब भी देश के पास संसाधन हो ये सारे काम पूरे करने हैं। जैसे अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना है, जी, ताकि गांव के स्तर पर भी सरकार चले और सत्ता सिर्फ दिल्ली में ही ना सिमटी रहे। और अनुच्छेद 45 में सरकार की टू डू लिस्ट में लिखा है कि 6 साल से कम उम्र के नन्हे बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा का इंतजाम करना है। इस टू डू लिस्ट में एक ऐसा प्रावधान भी है जो आज के समय में बहुत बड़ा ट्रेंडिंग विषय है। आप अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं ना? जी, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे देश के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में एक समान कानून की बात इस अनुच्छेद में कही गई है। और बहुत ज्यादा चर्चा में होने के कारण परीक्षकों का ये पसंदीदा विषय बन गया है आजकल। इसके अलावा अनुच्छेद 50 भी एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था बनाता है। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर के 2 शक्तिशाली भाइयों को अलग अलग कमरे दे दिए गए हों, ताकि वो लड़े नहीं। हाँ, ताकि उनके काम आपस में ना टकराएं, प्रशासन अपना काम करे और अदालतें बिना किसी दबाव के अपना काम करें। और फिर 51 जो देश को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश देता है। तो सरकार की टू डू लिस्ट तो हो गई, लेकिन देश के नागरिकों की भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सिर्फ अधिकार मांगते रहने से एक मजबूत देश थोड़ी बनता है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जिन्हें हम सिटीजनशिप के नियम और शर्तें या टर्म्स एंड कंडीशंस कह सकते हैं। जैसे किसी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले आई एग्री पर क्लिक करना पड़ता है ना, एकदम वैसा ही भारत का नागरिक होने के नाते
ये बुनियादी शर्त है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाए, देश की रक्षा की जाए और समाज में भाईचारा बनाए रखा जाए। इस हिस्से को पार करने के बाद अब चर्चा को भाग 5 की तरफ ले जाना चाहिए, जहां बात होती है देश के बॉस की, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद। अनुच्छेद 52 से 123 तक का ये सफर बहुत ही रुतबे और ताकत वाला है। देश के सबसे बड़े पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में है, जो स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 63 के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। लेकिन संविधान में शक्ति के संतुलन का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। जी, अगर सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाने की एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया तय की गई है। अनुच्छेद 61। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया। परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, और इसका उत्तर है कि ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी शुरू किया जा सकता है। सही। दूसरी ओर राष्ट्रपति के पास कुछ बड़े विशेष अधिकार भी हैं। अनुच्छेद 72 उन्हें क्षमादान की शक्ति देता है, जो एक ऐसा माफीनामा है जो किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या फांसी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता है। लेकिन देश का मुखिया अकेले तो सारा काम नहीं संभाल सकता। रोजमर्रा के फैसले लेने और सलाह देने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। और कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए उसके लिए अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद है। ये देश के सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। इन सब के बीच संसद और उसके दोनों सदनों के अनुच्छेद याद रखना छात्रों के लिए अक्सर सिरदर्द बन जाता है। इसके लिए ना एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक है, बस एक नाम याद रखना है, सरला। अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। अरे वाह, 79, 80, 81, लगातार 3 नंबर और सरला नाम से पूरी संसद का ढांचा आसानी से दिमाग में छप जाएगा। है ना मजेदार? बिल्कुल। ट्रिक्स के साथ साथ उन प्रक्रियाओं को समझना भी जरूरी है जहां से सबसे ज्यादा जटिल सवाल बनते हैं, जैसे अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। जी, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण बिल को लेकर भारी मतभेद हो जाता है और गतिरोध बन जाता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं। इसे एक बड़ी पार्टी की तरह समझ सकते हैं। हाँ, इस पार्टी को बुलाने वाला यानी होस्ट कोई और है, जो कि राष्ट्रपति हैं। लेकिन जब सब एक हॉल में जमा हो जाते हैं तो उस पार्टी का संचालन राष्ट्रपति नहीं करते, बल्कि लोकसभा के स्पीकर करते हैं। एग्जैक्टली। परीक्षकों का ये सबसे प्रिय ट्रैप है, जहां छात्र अक्सर गलती कर बैठते हैं। इसी तरह पैसों के मामले में अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। और कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और फिर आता है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम भाषा में हम बजट कहते हैं। हालांकि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सही कहा। और जब संसद का सत्र न चल रहा हो और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसे हम इमरजेंसी शॉर्टकट कानून कह सकते हैं। इसकी ताकत संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। अब भाग 5 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायपालिका और खजाने से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 124 से 267 तक फैला है। देश में कानून का सही से पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और कभी-कभी राष्ट्रपति को भी कानूनी पक्षों में किसी विशेषज्ञ की सलाह चाहिए होती है। ऐसे समय में अनुच्छेद 143 उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांगने की शक्ति देता है। और पैसों के मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी का पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये देश के मुख्य अकाउंटेंट हैं, जो सरकार के एक एक पैसे के खर्च का हिसाब रखते हैं और ये तय करते हैं कि पैसा उसी काम में लगा हो जिसके लिए संसद ने उसे पास किया था। जिस तरह केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति काम करते हैं, उसी पैटर्न पर राज्यों का ढांचा भी काम करता है। जी, अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है। और अगर शक्तियों की तुलना की जाए ना, तो बहुत ही रोचक गणित सामने आता है। वो कैसे? देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी शॉर्टकट कानून यानी अध्यादेश लाने की शक्ति 123 में है। इसी 1, 2 और 3 के अंकों को थोड़ा घुमा दिया जाए तो राज्यों में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 बन जाती है। अरे हाँ, 1, 2, 3 से 2, 1, 3, ये तो बहुत आसान हो गया।
और क्षमादान के मामले में जहां राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, वहीं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में आती है। हालांकि राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते। और राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 214 के तहत हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। अब देश के खजाने की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 266 बात करता है संचित निधि की। ये देश का मेन बैंक अकाउंट है जहां सरकार का सारा टैक्स और कमाई जमा होती है। और इस अकाउंट से एक भी रुपया निकालने के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन घर में जैसी एक इमरजेंसी गुल्लक होती है ना, जिसे मुसीबत के वक्त तुरंत तोड़ा जाता है, वैसे ही देश का भी एक इमरजेंसी पिगी बैंक है। अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि। जब कोई अचानक से प्राकृतिक आपदा आ जाए और संसद से पैसे पास कराने का समय ना हो, तो इस गुल्लक से पैसे निकाले जाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 243, जो 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था की पूरी रूपरेखा तय करता है। जी, ये लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले जाता है। अब भाग 6 की चर्चा करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण आयोग, आपातकाल और संविधान संशोधन जैसी भारी भरकम चीजें शामिल हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य काम ये तय करना है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है, उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा। पैसों के बंटवारे का फॉर्मूला। हाँ, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव संपत्ति के अधिकार से भी जुड़ा है। एक समय था जब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, मतलब एक सुपर पावर था। पर 44वें संविधान संशोधन ने इसका वीआईपी स्टेटस छीन लिया। अब ये अनुच्छेद 301 के तहत महज एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। यानी सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत जनहित में संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। बिल्कुल। और प्रतियोगी छात्रों के लिए तो कुछ अनुच्छेद सीधे उनके सपनों से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण होता है, आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाएं। और अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाता है। ये वही संस्थाएं हैं जो देश के सबसे कड़े इम्तिहान आयोजित करती हैं। इन इम्तिहानों की तरह ही देश में निष्पक्ष चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ा काम है, जिसकी जिम्मेदारी अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के कंधों पर है। और देश की पहचान के स्तर पर अनुच्छेद 343 ये तय करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। सामान्य परिस्थितियों के लिए तो ये सारी व्यवस्थाएं अच्छे से काम करती हैं, लेकिन देश हमेशा शांति के दौर से तो नहीं गुजरता। संकट का समय भी आता है। इसीलिए संविधान में आपातकाल या इमरजेंसी के 3 बेहद शक्तिशाली अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पा रही हो और मशीनरी फेल हो जाए, तब अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होता है, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जी, और ये अनुच्छेद भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विवादित रहा है, इसलिए परीक्षा में भी बहुत पूछा जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। ये तब लागू होता है जब देश की आर्थिक साख खतरे में हो। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जब देश का वॉलेट पूरी तरह से खाली होने की कगार पर हो। आज तक अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करने की नौबत कभी नहीं आई। बिल्कुल। इस पूरी लंबी यात्रा और चर्चा का सबसे धमाकेदार और तार्किक अंत होता है अनुच्छेद 368 पर, जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगर आज की तकनीक वाली भाषा में इसे समझा जाए ना, तो ये भारतीय संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर है। सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे समय के साथ मोबाइल फोन का सिस्टम पुराना हो जाता है और उसमें नए फीचर्स डालने के लिए अपडेट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही 1950 में बने संविधान को आज की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने का तरीका इसी अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संविधान एक रुकी हुई किताब न बनकर समय के साथ चलने वाला एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। बिल्कुल। इन सभी प्रावधानों के विश्लेषण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये अनुच्छेद सिर्फ याद करने वाले नंबर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था का ब्लूप्रिंट है। सही कहा। सही कहा। ये बताते हैं कि कार्यपालिका फैसले कैसे लेगी, न्यायपालिका उस पर नजर कैसे रखेगी, राज्यों और केंद्र के बीच ताकत का बंटवारा कैसे होगा, और एक नागरिक के तौर पर व्यक्ति के पास क्या अधिकार होंगे। अगर प्रतियोगी छात्र इस पूरी व्यवस्था के पीछे के लॉजिक को समझ लेते हैं, तो परीक्षा में चाहे कोई भी सवाल
कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा जाए, सही विकल्प तक पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। रटने की आदत छोड़कर क्यों और कैसे पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की असली कुंजी है। आज की इस चर्चा में हमने एक बहुत ही विशाल और जटिल विषय को पूरी गहराई और तार्किक तरीके से खंगाला है। लेकिन इस चर्चा का समापन मैं एक बहुत ही गहरे वैचारिक प्रश्न के साथ करना चाहूंगी। कैसा प्रश्न? अभी हमने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन या बदलाव की बात की, जिसे हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कहा। जी, सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके कोई ऐसा संशोधन किया जा सकता है जो संविधान की मूल भावना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर या लोकतंत्र के मूल आधार को ही पूरी तरह मिटा दे? क्या किसी किताब के नियमों का इस्तेमाल करके उसी किताब की आत्मा को बदला जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए स्टडी टेक्स्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय